सभी को राम राम नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा चल रही थी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में और हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स इनके बारे में अध्ययन किया और इसी कड़ी में आज हम जॉन लॉक के बारे में जानेंगे। जॉन लॉक समझौतावादी विचारक थे और हॉब्स के बाद जो दूसरे नंबर के समझौतावादी विचारक थे वो जॉन लॉक थे और जितने भी उनके विचार हैं वो हम कह सकते हैं कि हॉब्स के विपरीत हैं। तो आज हम जॉन लॉक के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो चले चलते हैं। जॉन लॉक, जिनका जन्म 1632 ईस्वी से 1704 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, 1632 से 1704। जॉन लॉक का जन्म सामरसेट शायर में रिंगटोन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जॉन लॉक का जन्म कहाँ पर हुआ। तो सामरसेट शायर में रिंगटोन नामक स्थान पर कब हुआ? 29 अगस्त 1632 को। 29 अगस्त 1632 को जॉन लॉक जो अनुभववाद के जन्मदाता माने जाते हैं। जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है। अनुभववाद से क्या तात्पर्य है? अनुभववाद से मतलब है कि ज्ञान पांच इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। जो भी ज्ञान है वो कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आता, जबकि हमारे को पांच इंद्रियों से प्राप्त होता है। जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद के पिता के रूप में भी जानते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। उदारवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो जॉन लॉक उदारवाद के पिता कहलाते हैं। इसके साथ साथ जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता भी हैं। तो हमने देखा कि जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता, जॉन लॉक उदारवाद के पिता, जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता। कौन से अधिकार? खास तौर पर प्राकृतिक अधिकार। और जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। सामान्य बुद्धि का, कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। तो वेपर का क्या कहना है इसके बारे में? वेपर कहते हैं कि जॉन लॉक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता था। यानी जो उदारवादी काल था उसका तो पहला प्रवक्ता और जो मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता था, वेपर कहता है। जॉन लॉक किससे प्रभावित थे? तो जॉन लॉक रिचर्ड हुकर की जो रचना है इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जॉन लॉक की जो ये रचना है इससे ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन लॉक जो रिचर्ड हुकर की रचना है। अब जॉन लॉक की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जॉन लॉक की खुद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है जो पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया है। टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट ने जॉन लॉक ने जो रॉबर्ट फिल्मर की जो पुस्तक है पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया है। यानी इन्होंने जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक थी उनमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया था, उसका खंडन किया है इन्होंने। जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति राजा अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत देखिए, जब पीछे हमने प्लेटो, अरस्तु और जितने भी वो राजनीतिक विचारक थे उनमें हमने पढ़ा कि व्यक्ति जिसमें विवेक नहीं वो स्वभाव से दास है, प्राकृतिक रूप से राज्य के अधीन है। ये जो पुरानी परंपरा जो मान्यताएं थी राज्य के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, उन सब का उन्होंने खंडन किया। और जो प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से राज्य के अधीन जो व्यक्ति होने की बात जो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने कही है उन सब का उन्होंने खंडन किया है। तो पुस्तक जो ये पुस्तक थी उसके दूसरे भाग में अपने सिद्धांतों को बताया है। और इस पुस्तक में जो 1688 की जो गौरवमयी क्रांति थी उसका भी समर्थन किया है। और जॉन लॉक के अनुभववाद से संबंधित क्या विचार थे उसके बारे में देखते हैं। तो जॉन लॉक ने एन एसे कंसर्निंग वुमन अंडरस्टैंडिंग नामक पुस्तक लिखी। तो इनकी पहली पुस्तक हमने देखा कि टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, बाद में एन एसे कंसर्निंग वुमन अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटी से संबंधित ये बुक्स का बड़ा ही महत्व है। और ये नहीं कि इनका हिंदी अनुवाद करके हम याद कर लें, तो इनको तो ये तो अंग्रेजी में ही आती हैं और इनमें ही हमें याद रखना पड़ेगा।
तो पहले बुक है ट्रू ट्रेडिज ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है एन ऐसे ह्यूमन कंसरिंग अंडरस्टैंडिंग। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। भाई किसी ने माना है कि व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से ज्ञान मिलता है, प्राकृतिक रूप से विवेक होता है, उसी के अनुसार काम करता है, लेकिन जो जॉन लॉक थे इन्होंने इन सब का खंडन करके क्या किया कि ज्ञान है वो कहीं ऐसे नहीं है, ज्ञान हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। तो उदारवादी विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है, जो सभी व्यक्तियों को अच्छे वे में देखती है और सम्मान मानती है, वही उदारवादी विचारधारा के पिता जॉन लॉक कहलाते हैं। जॉन लॉक ने क्या किया? जॉन लॉक ने पूरे विश्व को ज्ञान व उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जॉन लॉक ने कहा कि पूरे विश्व का ज्ञान केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। तो जॉन लॉक ने ऐसा कहा कि व्यक्ति ये नहीं कि कहीं जन्म से ही वो बुद्धिमान होता है या जन्म से अमीर या धनवान होता है। उन्होंने क्या है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो जन्म के समय जो बच्चा होता है वो टेबुला रेसा यानी खाली स्लेट होता है, केवल कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनको वातावरण से जो अनुभव होता है उसी अनुभव के आधार पर वो ज्ञान प्राप्त करता है और उसी के अनुसार ऊपर अपना उपयोग करता है। तो उनके अनुसार क्या है, कोई भी ज्ञान प्रागानुभविक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभववाद जो बुद्धिवाद का विरोधी विचार है। बुद्धिवाद में तो कहा कि व्यक्ति में बुद्धि होती है उसी के अनुसार काम करता है, जबकि जो उदारवाद जो जॉन लॉक है उन्होंने अनुभववाद का जो विचार दिया उसमें क्या कहा, उसमें ऐसा कहा गया है कि बुद्धि नहीं होती, आदमी 5 ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धिवाद का विरोधी विचार है। बुद्धिवाद के अनुसार तो क्या था, ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व या प्रागानुभव था, जबकि ये अनुभववाद के अनुसार ज्ञान 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। इन्होंने जो नेचुरल सब्जेक्शन यानी प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत था उसका खंडन किया। उसका खंडन किस आधार पर किया वो हम देखते हैं। तो रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा ये कहा गया है कि जिस प्रकार एक बच्चे का पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण, बोलते हैं राजा का स्वाभाविक रूप से ही प्रजा पर नियंत्रण होता है। रॉबर्ट फिल्मर ने बताया था अपनी पुस्तक। रॉबर्ट फिल्मर की हमने कौन सी पुस्तक अभी देखी थी पहले? रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक, जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है वो है पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग। इसमें उन्होंने ऐसी बात की कही कि जनता वो प्राकृतिक रूप से राजा के अधीन रहती है। तो ये इन सब बातों का उन्होंने खंडन किया और इन्होंने खंडन करके क्या किया कि बताया कि भाई इन्होंने जैसे बताया कि बच्चा है वो प्राकृतिक रूप से पिता के अधीन होता है, तो बोला बच्चा तो छोटा होता है लेकिन क्या जनता छोटी थोड़ी होती है, वो कैसे रहेगी प्रजा के उसके अधीन, राजा के अधीन। और पिता वो तो बच्चे को निर्देश दे सकता है परंतु राजा वो प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा तो अनुभव से सब कुछ सीखती है, जबकि बच्चा तो छोटा होता है वो कुछ जानता नहीं है। तो उन्होंने व्यक्ति पर जो शासन करने का एक ही उपाय बताया। कौन सा उपाय बताया? व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना, यानी कोई प्राकृतिक रूप से कोई अधिकार नहीं होता, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करो फिर उस पर अधिकार करो। तो उन्होंने जो पितृसत्तात्मक राज्य है उसका भी खंडन किया। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जो वर्णन किया था उन सब का खंडन जॉन लॉक ने किया। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। और इन्होंने जो उदाहरण दिया है बच्चे का कि पिता का बच्चे पर अधिकार होता है, तो बोला ये अलग अलग है, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार है उनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया है। और जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति को अधिकार है वो जन्मजात रूप से मिलते हैं, वो कहीं राज्य के दिन नहीं होता। अगर राज्य के दिन या राजा के दिन होता तो वो सहमति प्राप्त करके हो सकता है। और जॉन लॉक के जो विचार हैं, जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव अमेरिकी संविधान में भी पड़ा। जॉन लॉक के विचारों से अमेरिका संविधान निर्माता जो जेफरसन थे वह मेडिसन जिन्होंने अमेरिका का संविधान बनाया, उनके अनुसार भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है।
तो इन्होंने जो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना, जीवन का, स्वतंत्रता का, सुख का, ये उन्होंने कहाँ से लिया? जॉन लॉक से लिया। किन्होंने? जेफरसन और मेडिसन ने। जेफरसन और मेडिसन ने जो अधिकार लिया वो जॉन लॉक से लिया। तो जॉन लॉक एक, हम कह सकते हैं कि महान दार्शनिक हुए हैं जॉन लॉक। और जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा किया गया, और बाद में थॉमस पेन ने भी समर्थन किया। थॉमस पेन की बुक थी राइट ऑफ मैन नामक रचना लिखी इन्होंने। कौन सी लिखी? राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। जो व्यक्ति को जीवन जीने, और अभी वर्तमान में आप देखो हमारे संविधान में भी क्या है, व्यक्ति को अधिकार दिए हुए हैं। एक एक व्यक्ति है वो, अगर वो केवल अपने जीवन जीने के आधार पर ही उसको जो अधिकार, प्राकृतिक अधिकार मिले हैं वो हमारे संविधान में भी दिए हैं। इनसे पहले, आज से देखो 400-500 साल पहले जॉन लॉक ने जो बताए थे, उनका प्रभाव भी हमारे संविधान में झलकता है। तो पेन की जो बुक थी राइट ऑफ मैन, उसमें लिखा, और लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं। और लॉक, मतलब किसने कहा? ये बेंथम ने कहा। बेंथम ने, लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार दिए, बेंथम ने उनकी आलोचना करते हुए क्या कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, और बकवास से भी बढ़कर बकवास हैं। तो बेंथम ने उसकी क्या आलोचना की, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? बकवास है, और बकवास से भी बढ़कर बकवास हैं। बेंथम के अनुसार राज्य और सरकार से पहले अधिकारों को कल्पना अतार्किक है। बोला जब राज्य और सरकार नहीं होगा तो अधिकार कहाँ से आ जाएंगे, ये बेंथम ने कहा। इसलिए उन्होंने बकवास बताया। तो अपना अपना तर्क होता है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्ग व रूसो ने भी की। तो इसके बाद जो समझौतावादी विचारक हुए हैं रूसो, उन्होंने भी जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार से संबंधित उन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसकी भी उन्होंने आलोचना की। अब देखो जॉन लॉक का संपत्ति के संबंध में क्या विचार थे। तो जॉन लॉक, मैकफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना है। जो मैकफरसन कहता है कि जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार दे रहा है उसका मेन उद्देश्य यही है कि वो संपत्ति के अधिकार को औचित्य प्रदान करना चाहता है। और संपत्ति ने परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने क्या कहा? संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। और संपत्ति में उन्होंने भूमि व वस्तु को शामिल किया है। तो जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम का भी महत्व बताया, और व्यक्ति प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है और बन सकता है। उसने संपत्ति को लीगल बताया। बोला अगर व्यक्ति मेहनत करके संपत्ति अर्जित करता है तो वो सही है, वो उनका स्वामी बन सकता है, उसका अधिकारी है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं, व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है, तो संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जॉन लॉक व्यक्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है कि व्यक्ति को अधिक संपत्ति का अर्हण नहीं करना चाहिए, और संपत्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। तो संपत्ति के बारे में विचार भी पूछ लिए जाते हैं कि जॉन, निम्न में से कौन सा विचार जॉन लॉक की संपत्ति से संबंधित नहीं था। तो ये एकदम से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जैसा कि हमने चर्चा की, जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मतलब जिसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, राज्य का जिसमें कम से कम इंटरफेयर हो, ऐसी व्यवस्था उदारवादी व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता हो। जो जॉन लॉक के विचारों में जो उदारवादी के लक्षण दिखाई देने देते हैं वो है स्वतंत्रता है, सहिष्णुता है। सहिष्णुता का विचार उन्होंने ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन बुक में दिया। सहमति प्रशासन है, संवैधानिक शासन है। अब एक बुक लिखी देखो, जेम्स एंड बुकानन द्वारा 1962 में बुक लिखी गई थी, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये जेम्स बुकानन द्वारा 1962 में लिखी गई। अब जो उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसके बारे में देखते हैं कि सामाजिक समझौते के बारे में क्या कहा। तो लॉक ने होब्स की तरह ये माना कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, मतलब राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई। ये बात तो होब्स भी कह रहे थे। उसने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की, और उन्होंने इस आधार पर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या भी की। लेकिन जो होब्स ने जो मानव का स्वभाव बताया वो क्रूर और लालची
ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना, स्वार्थी ऐसा बताया। जबकि लोग ने क्या बताया, लोग ने व्यक्ति को नेक दिल अच्छा बताया, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा बताया। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो दुख से बचना चाहता है। व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और वो दुख से बचना चाहता है, ऐसा जॉन लॉक ने कहा। तो जॉन लॉक ने मानव स्वभाव को बढ़िया बताया है और संपत्ति को महत्व दिया है। अब जॉन लॉक के प्राकृतिक व्यवस्था से संबंधित क्या विचार थे, तो जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना की। जॉन लॉक ने जो ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर में प्राकृतिक अवस्था से संबंधित अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है और इनकी प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं। और इनकी प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी, प्राकृतिक नियमों से संचालित थी, प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। तो ये प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है कि विधि विद्यमान थी, नियमों से संचालित थी, सहयोग पर आधारित थी, पूर्व राजनीतिक नहीं पूर्व सामाजिक थी। प्राकृतिक अवस्था और युद्ध की अवस्था में अंतर बताया। इन्होंने पुस्तक भी लिखी ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर। तो विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध भी बताया। जो लोग ने कहा कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है, मतलब विधि का होना जरूरी है, विधि होनी जरूरी है। जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ विधि का शासन जरूरी बताया इन्होंने। तो जो लोग ने बताया कि विधि स्वतंत्रता को बचाए नहीं रखती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है, और जब विधि नहीं होगी तो स्वतंत्रता मुश्किल है, रहेगी नहीं, क्योंकि जो अराजक तत्व होंगे उनका ही राज ज़्यादा रहेगा। तो इन्होंने प्राकृतिक नियम से संबंधित विचार बताए हैं। तो प्राकृतिक नियम से संबंधित क्या बताया है, प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि है। सीसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय है ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समुची सृष्टि संचालित है। तो ईश्वर द्वारा नियम निर्मित जो नियम है उनका समर्थन किया है। ईश्वरीय सार्वभौमिकता को मान्यता दी है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करने अपने जीवन का संचालन करता है, ये भी उन्होंने बताया है। तो जॉन लॉक ने जो समझौते का कारण बताया वो क्या बताया है, समझौते का कारण है कि एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था की नहीं थी। तो सामाजिक समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि व्यक्ति के मध्य कोई निश्चित नियम नहीं थे, कोई उनको संचालित करने वाली एक निर्धारित संस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने समझौते को सहमति दी। तो समझौता भी इन्होंने दो प्रकार का बताया। पहला समझौता तो है व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरा समझौता है नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। दो प्रकार का समझौता बताया। पहला तो व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया, दूसरा नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। और जॉन लॉक के जो समझौते में उसमें व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य या कॉमनवेल्थ को सौंपा। जो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता था उसमें दंड केवल राज्य ही दे सकता है, ऐसा कहा गया। और जॉन लॉक ने राज्य व नागरिक समाज या समुदाय में कोई अंतर नहीं माना, इनको एक ही माना। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित हैं। बोला जो भाई समझौता किया और हमने शक्ति एक संस्था को सौंप दी, लेकिन फिर भी उसके जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो तो रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक का जो समझौता है, जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और सरकार को उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और संधि निर्मात्री शक्ति तीन रूपों में बांटा ताकि वो निरंकुश न हो जाए। और राज्य को सीमित करने के लिए, राज्य को निरंकुशता की प्रवृत्ति से बचाने के लिए उन्होंने जो संप्रभु शब्द है उसका उपयोग नहीं किया। संप्रभु की जगह उन्होंने आल सुपीरियर पावर शब्द का प्रयोग किया है। अगर संप्रभु शब्द का प्रयोग करते तो उनका ये आशंका थी कि कहीं राज्य संप्रभु न बन जाए, निरंकुश न बन जाए, तो उन्होंने उसकी जगह आल सुपीरियर पावर शब्द का प्रयोग किया। अब सामाजिक समझौता की विशेषता क्या थी, तो सामाजिक समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था, ये हमने पीछे चर्चा की। सामाजिक समझौते में जो संस्था है उसको केवल दंड देने का अधिकार सौंपा और बाकी अधिकार व्यक्ति के पास रहने दिए। और अगर सामाजिक समझौता टूट गया तो सरकार समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं रहेगा जाएगा, जबकि होब्स कह रहे थे व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा।
क्योंकि उसने तो व्यक्ति को बताया कि वो क्रूर है, लालची है, स्वार्थी है, जबकि होब्स ने बताया कि व्यक्ति भई अनुभव से सीखता है, पांच ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो ये उनके विचारों में मतभेद हो गया। अब जो क्रांति से संबंधित उसके क्या विचार थे, तो लॉ जॉन लॉक के विचार ही थे जिनके कारण इंग्लैंड की जो 1688 की गौरवमयी क्रांति हुई, और फ्रांसीसी क्रांति है उनका प्रभाव भी जॉन लॉक के विचारों पर जॉन लॉक के विचारों का फ्रांसीसी क्रांति पर भी प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड की क्रांति पर भी प्रभाव पड़ा। जो अमेरिका संविधान निर्माता थे जेफरसन और मेडिसन, वो भी प्रभावित थे। तो अमेरिका की संविधान पर भी जॉन लॉक का प्रभाव पड़ा विचारों का। अब जॉन लॉक के क्रांति के विचार हैं कि जॉन लॉक का कहना है कि जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार माना गया है। मतलब शासन ऐसा ही हो जो सीमित हो, निरंकुश नहीं होना चाहिए। और इन्होंने समय समय पर क्रांति को सही भी ठहराया, और सही ठहराने के जो कारण बताए, जो रीजन बताए, वो ये हैं कि यदि राजा एक व्यक्ति की विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, अगर राजा बोला निरंकुश शासन हो जाए तो हम क्रांति कर सकते हैं। और जब राजा जब विधायिका के स्वतंत्र कार्य ग्रहण में बाधा उत्पन्न करे, जो विधायिका द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनमें अगर बाधा उत्पन्न करे तो क्रांति की जा सकती है। जब राजा निरंकुश हो जाए या चुनाव में धांधली कर ले या चुनाव के तरीकों में परिवर्तन कर दे तो भी की जा सकती है, ये भी उन्होंने बताया। तो ये तरीके बताएं कि किन किन आधार पर क्रांति कर सकते हैं। और अगर जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कानून की पालना नहीं करता हो, शक्ति का हवाला देकर शक्ति का दुरुपयोग करता हो और अपनी शक्ति को विदेशी शक्ति को सौंप दे, तो क्रांति की जा सकती है। और क्रांति के फलस्वरूप सरकार को हटाया जा सकता है, लेकिन कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। और देखिए होब्स तो बोलते थे कि क्रांति प्राकृतिक अवस्था में पुनः आ जाएगी, और जो पहले समझौतावादी विचारक थे होब्स, उन्होंने तो बोलता है क्रांति जो जो क्रांति होने के बाद क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी। और होब्स के विचारों में राज्य, समाज और सरकार सभी का निर्णय एक ही समझौते से हुआ था, जबकि जॉन लॉक ने ऐसा नहीं माना। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। अब ये फर्क हो गया उसमें, तो ये फर्क आ सकता है, हमें तुलनात्मक अध्ययन भी इनका करना है। तो इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी और लाइबिलिटी कंपनी बताया है। और जॉन लॉक ने क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसकी जगह उन्होंने स्वर्ग से प्रार्थना, अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है, बोला स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। तो काफ़ी सुलझे हुए विचारक कह सकते हैं हम इनको। इन्होंने संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो आम जन को भड़काने का काम करते हो। तो इन्होंने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने राज्य का कार्य बताया कि राज्य का क्या क्या कार्य है, तो राज्य का कार्य कानून की व्यवस्था बनाए रखना और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, इन्होंने राज्य का कार्य बताया। अब राज्य की प्रकृति कैसी होगी, राज्य नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, अहस्तक्षेपवादी राज्य, यानी लेसेस फेयर स्टेट। और लेसेस फेयर स्टेट से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए रखना और पितृसत्तात्मक राज्य का भाव होना। अब लोक की शासन प्रणाली कैसी थी, तो सहमति प्रशासन, कम शासन, और राजतंत्र का विरोधी था ही वो, संवैधानिक शासन का समर्थन था। और जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन सबके लिए प्रतिनिधि शासन था, लेकिन सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। और जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन था और उदारवाद साध्य था। मतलब उनका मेन उद्देश्य तो उदारवाद को प्राप्त करना था, जिसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता हो, राज्य का कम हस्तक्षेप हो, ऐसी व्यवस्था उदारवादी व्यवस्था कहलाती है। और व्यक्ति का सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करेगा, सुख बढ़ाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य होता है ना, वही उदारवादी राज्य है। इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचार के व्यक्ति को मान्यता से विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति की मान्यता में विश्वास करते हैं लोग। अब पूंजीवादी विचारक इनके बारे में क्या कहते हैं, तो सीबी में एक पर्सन ने क्या कहा, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में इन्होंने स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा है। जो पूंजीवादी विचारक हैं सीबी मेक पर्सन, उन्होंने अपनी किताब द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म
इंडिविजुअलिज्म 1962 में उन्होंने कहा कि होब्स व लॉक स्वतःमूलक व्यक्तिवादी थे, और लॉक ने, हमने जाना है कि लॉक ने भाई जो अगर मेहनत से आदमी संपत्ति अर्जित करता है तो वो उसकी लीगल संपत्ति है। तो मैक पर्सन ने इसलिए उनको क्या कहा है, पूंजीवाद का जन्मदाता कहा है, क्योंकि लॉक, मैक पर्सन ये भी कहता है कि लॉक का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना। मैक पर्सन ने कहा है कि लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं। तो मैक पर्सन का ये भी कहना है कि लॉक ने संपत्तिशाली व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए हैं, जबकि जेम्स टुली इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है। अब सीबी मैक पर्सन तो कह रहा है कि संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं, और जेम्स टुली कह रहा है कि लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है। तो कौन कौन इनके समर्थक थे, कौन कौन विरोध में थे, किसने आलोचना की, किसने इनके बारे में क्या कहा, इन सब बातों का आपको मालूम होना चाहिए। लॉक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास, जो लॉक के विचार थे उनमें विरोधाभास भी था, कहाँ कहाँ विरोधाभास था, कहाँ कहाँ उनमें टकराव था, इनके बारे में देखते हैं हम। तो जॉन लॉक है, उनके विचार एक और तो अनुभववाद से प्रभावित थे, और दूसरी बात मध्यकालीन विचार जो रिचर्ड हुकर हैं उनका भी स्पष्ट प्रभाव है। तो लॉक के विचारों में होब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर स्रोत शक्ति की कल्पना की है। उन्होंने जो स्रोत शक्ति है उसमें विधायिका को भी बताया है, सरकार में स्रोत समुदाय बताया है, और कभी उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को स्रोत माना है, और कभी उन्हें प्राकृतिक अधिकारों से ज़्यादा प्राकृतिक विधि को महत्व दिया है। तो उन्होंने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भ्रम पैदा कर दिया कि प्राकृतिक विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और या संपत्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या विधायिका ज़्यादा स्रोत है। तो ये उनमें विरोधाभास भी है उनकी बातों। व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है, समझौता 1 या 2 स्पष्ट नहीं है। उदारवादी होते हुए मध्यकालीन विचारों से प्रभावित हैं। उदारवाद का पिता कहा जाता है, और उन्होंने इंग्लैंड में जो गौरवमयी क्रांति 1688 की हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, इन सब का प्रभाव जॉन लॉक के विचारों में पड़ा है। और जो इंग्लैंड पहले जिस इंग्लैंड में पहले पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार था, पूंजीवादी व्यवस्था जड़ जमाए बैठी थी, वहाँ उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी विचारधारा का शंखनाद किया। तो अब जॉन लॉ की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में भी याद होना चाहिए। इनकी किताब है एन एसे कंसरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1687 में लिखी गई और 1690 में प्रकाशन हुआ। कौन कौन सी थी? एन एसे कंसरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और लॉक की एक बुक थी 4 लेटर कंसरिंग टॉलरेंस ने 1689, जिसमें दूसरा पत्र अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। 4 लेटर, 4 पत्र लिखे उन्होंने, तो उसमें दूसरा पत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ। 4 लेटर कंसरिंग टॉलरेंस ने 1689, ए लेटर कंसरिंग टॉलरेंस ने 1689, द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695। इस पुस्तक में लोग ने ईसाई धर्म का तार्किक बचाव किया है, विरोध भी किया और तार्किक बचाव भी किया है। ट्रू ट्रेडिस ऑफ गवर्नमेंट 1689, इस पुस्तक के बारे में पीटर लॉल सेट ने कहा कि यह रचना 1688 की गौरवमयी क्रांति के पहले लिखी गई थी। तो पहली बुक तो इनकी ये थी, ट्रू ट्रेडिस ऑफ गवर्नमेंट। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में बुक आई है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता मोंटेस्क्यू ने उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 नामक रचना महत्वपूर्ण लिखी। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता मोंटेस्क्यू है, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 जो बुक है वो महत्वपूर्ण रचना थी। अमेरिका के संविधान निर्माण पर लोक का प्रभाव पड़ा, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। तो महत्वपूर्ण बुक है उनकी कौन सी है? एन एस ए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिनका प्रकाशन 1690 में हुआ। 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जिनका प्रकाशन 1689 में हुआ। ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में हुआ। द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में हुआ, जिसमें ईसाई धर्म का तार्किक बचाव किया। टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट 1689 में हुआ, और सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में प्रकाशन हुआ। और एक इनके साथ ही जो मोंटेस्क्यू हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जन्मदाता, उनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748। और जो इनके विचारों का जेफरसन व मेडिसन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा, और इन्हीं के फलस्वरूप अमेरिका के जो संविधान पर भी जेफरसन व मेडिसन जो कि संविधान निर्माता थे अमेरिका, उसका इनके लॉ के विचारों का प्रभाव पड़ा। तो हमने वो सभी तथ्य जो जॉन लॉक से संबंधित थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब की चर्चा की।
हमारी चर्चा पाश्चात्य राजनीति विचारकों में आगे भी जारी रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम रूसों के बारे में चर्चा करेंगे, जो समझौतावादी विचारक हैं वो तीसरे नंबर के हैं। तो इसी तरह आप चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें जीके विद कैलाश पूनिया। धन्यवाद।